आप बात करोगे दक्षिण हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की जो आधी बाउंड्री है, मतलब मैं कहूँगा कि जो बाउंड्री है महेंद्रगढ़ तक की, मतलब आप मान के चलो कि महेंद्रगढ़ में भी जो डोसिया पहाड़ है वहाँ तक आपको बहुत ऐसे बीजेपी पॉजिटिव में दिखेगी। डोसिया पहाड़ से जैसे ही आप लोहारू के टिब्बों की तरफ बढ़ोगे उस बाउंड्री, तो लोहारू जाते जाते फिर मामला खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये सूत्र जब इलेक्शन टाइम होते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जब तक आप उस नेता की वीडियो बाइट न देख लें, कोई बयान किसी विश्वसनीय अखबार में ना देख लें, चाहे इंग्लिश के अखबार हों, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर आप हिंदी के जो अखबार हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कई बार बयानों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाएगा इस दौरान। और देखो, भूपेंद्र हुड्डा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो कॉन्फिडेंट है, और उसका कॉन्फिडेंस का कारण भी वही है जो बहादुरगढ़ से डब वाली सेंट्रल हरियाणा, और उसमें उनका खुद का विधानसभा किलोई भी आता है, बहादुरगढ़ का भी उन्हीं का प्रभाव है। उसके बाद जो आगे बेरी की जो सीट लगती है, सापला वाला जो इलाका हो गया, तो खुद उनका ही है। और उससे आगे फिर रोहतक आ गया, और मैम, और फिर आप आगे जितना ही बढ़ोगे उसके इर्द गिर्द जितनी भी सीटें हैं, दो दो चार चार, वो सब सीटें डबवाड़ी तक उनके प्रभाव में पहुंच गई हैं। कभी वो भूपेंद्र हुड्डा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो कॉन्फिडेंट है, और उसका कॉन्फिडेंस का कारण भी वही है जो बहादुरगढ़ से डब वाली सेंट्रल हरियाणा, और उसमें उनका खुद का विधानसभा किलोई भी आता है, बहादुरगढ़ का भी उन्हीं का प्रभाव है। उसके बाद जो आगे बेरी की जो सीट लगती है, सापला वाला जो इलाका हो गया, तो खुद उनका ही है। और उससे आगे फिर रोहतक आ गया, और मैम, और फिर आप आगे जितना ही बढ़ोगे उसके इर्द गिर्द जितनी भी सीटें हैं, दो दो चार चार, वो सब सीटें डबवाड़ी तक उनके प्रभाव में पहुंच गई हैं। कभी तो उससे समझ में आ सकता है कि आरएसएस के पास एक अपना सर्वे है, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 70% टिकटें बदली जाएं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा को लेकर के हमारी स्पेशल कवरेज में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं हरियाणा असेंबली चुनाव में जो होने जा रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, और साथ साथ में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डिफरेंट ओपिनियंस जानेंगे उतना ही पॉलिटिकली आप उसको समराइज़ कर सकते हैं आखिरकार सच क्या है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट इतनी है, सच और झूठ का पता ही नहीं लगता। तो फिल्टर आप लगा के रखिए, इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता करने वाले मनदीप पूनिया है। मनदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया शुक्रिया सत सिंह भाई। जी, तो जैसे मैंने कहा कि बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन की, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया तो अनलिमिटेड पैकेज है। तो जो जनता हमारी देख रही है वो कैसे डिसाइड करे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही कौन सी है और फेक कौन सी है? देखिए, एक तो आपको इस बीच में जिस चीज़ को चिपक के रहना पड़ेगा इलेक्शन के टाइम पे आप तो एक तो अगर किसी नेता के बारे में कोई बयान किसी सोर्सेज के थ्रू चल रहा है तो उस पर आप बेशक से मत जाइए, उसको आप ये मान के चलिए, पहली नज़र में उसको फेक मानिए। किसी भी सोर्स की फलाने सोर्स ने ये बताया, फलाने सूत्रों ने ये बताया, ये सूत्र जब इलेक्शन टाइम होते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जब तक आप उस नेता की वीडियो बाइट न देख लें, कोई बयान किसी विश्वसनीय अखबार में ना देख लें, चाहे इंग्लिश के अखबार हों, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर आप हिंदी के जो अखबार हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कई बार बयानों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाएगा इस दौरान, और बहुत सारी एडिटेड चीज़ें भी आपको दिखाई जाएंगी। तो उसमें भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ प्रोपेगेंडा है, क्या चीज़ नहीं है। तो मेरे को तो ये लगता है कि आपको सोर्सेज सूत्रों से बिल्कुल परेशान रहना है, उनसे चिंतित रहना है, और सूत्रों की बातें नहीं सुननी है। जी मनदीप भाई, जैसे आपने कहा कि सूत्र पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, सूत्र पर आपको एक सूत भी विश्वास नहीं करना है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे को करीब पत्रकारिता करते हुए 17-18 साल हो गए हैं, तो कई बार क्या होता है कि नेता से या पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करते हुए इन्फॉर्मेशन सारी वही देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई मेरा नाम मत डालना। तो कई बार हमें भी सोर्सेज की तरफ से ये लिखना पड़ता है। तो सूत्र को तो हालांकि आपने सही कहा कि सूत्र का मतलब है कोई स्टूडियो में बैठा बैठा, अपने कमरे में बैठा बैठा कुछ भी टाइप करके, कि ताकि लोग मेरा बोल कैच की जा सके, लोगों की जो आपकी आंखों के आई बोल हैं उनको वो कैच करना चाह रहे हैं, ताकि एडवर्टाइजर्स को बेच के खूब धन कमा लें,
जिसके माहौल में हवा बनानी वो बना लें। लेकिन खैर अभी तो जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का दौर है, तो इसमें कोई जो पार्टी का इंचार्ज है वो तो आके बताएगा नहीं आपके कान में, या फिर डायरेक्ट बयान तो देगा नहीं हम इसको टिकट दे रहे हैं इसको नहीं दे रहे। तो ऐसे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, लीक होती हैं, तो उसमें ऐसे मामलों पे तो सूत्र जरूर चलेंगे। मैं नेताओं के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट उनके मामलों में मतलब कोई थर्ड पर्सन कुछ बताए वो मत मानिएगा। बताइए कि हरियाणा का मूड क्या है? ओवरऑल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 को परिणाम आएगा, अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का दौर चल रहा है, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एक्टिव कैंपेनिंग होगी, रैलीज होंगी, बहुत कुछ होगा। देखो मूड से पहले मतलब तो यही समझने की ज़रूरत है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, टिकटों के अभी बंटवारे के दौरान जो जो सवाल उठ रहे हैं उससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे बीजेपी और आरएसएस का एक ऐसी कन्फ्लिक्टिंग हेडलाइन आई जिसमें आरएसएस कह रही है कि 70% टिकटों को बदला जाए, बीजेपी मना कर रही है कि हम ट्रेडिशनल चेहरों पे ही, जो पहले ही जो चेहरे हैं उन्हीं के ऊपर ही दाव खेलेंगे। तो उससे समझ में आ सकता है कि आरएसएस के पास एक अपना सर्वे है, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 70% टिकटें बदली जाएं। तो हेडलाइन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मतलब आप जैसे हरियाणा को अगर आप 3 तरीके से देखें, एक तो जीटी रोड से देखें, वो किनारा जो बनता है दिल्ली से चंडीगढ़ वाला हरियाणा का, एक किनारा घग्गर वाला बनता है जब घग्गर नदी जो पंजाब से हरियाणा के और पंजाब की बाउंड्री पे जाती है, एक किनारा बनता है जी ये जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं जब, ठीक है, उसमें आप झुंझुनू तक वो वाला, एक सेंट्रल हरियाणा है भादुरगढ़ से लेकर डबवाड़ी तक, जो ये NH10 है, जो ये रोड है, इस रोड पर आप चले जाओ, इस रोड पे इधर भी और इधर भी सेंट्रल हरियाणा में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। जीटी रोड बेल्ट है, जो जीटी रोड पे आधा जीटी रोड बेल्ट पे आप देखोगे कि एक तरफ आपने मिलेगा कि बीजेपी ठीक हालत में है, एक तरफ आपको लगेगा जीटी रोड के, जैसे जीटी रोड के इधर भी आबादी है इधर भी आबादी है। तो जैसे सोनीपत से ही शुरू कर लें, जीटी रोड का जब आप दिल्ली से शुरू करेंगे अपनी यात्रा और चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, तो जो राइट हैंड साइड में जितने भी गांव पड़ेंगे, जमुना बेल्ट जो पड़ेगी उसमें आपको ठीक मिलेगा, पानीपत तक जो जमुना बेल्ट है ठीक हालत मिलेगी। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ बात करेंगे, जिसमें जो सोनीपत के ये इधर वाले इलाके आ जाते हैं, मलिक और दैया गोत्र के गाँव आ जाते हैं और ये सब आ जाता है, तो उधर आपको हालत पतली मिलेगी। जैसे ही आप करनाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, सेम उधर भी यही हालात है, कहीं पे बेल्ट अकॉर्डिंग टू बेल्ट है कि कहीं पे बीजेपी ठीक है, कहीं पे माड़ी है। और जब अगर आप बात करोगे दक्षिण हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की जो आधी बाउंड्री है, मतलब मैं कहूँगा कि जो बाउंड्री है महेंद्रगढ़ तक की, मतलब आप मान के चलो कि महेंद्रगढ़ में भी जो डोसिया पहाड़ है वहाँ तक आपको बहुत ऐसे बीजेपी पॉजिटिव में दिखेगी। डोसिया पहाड़ से जैसे ही आप लोहारू के टिब्बों की तरफ बढ़ोगे, उस बाउंड्री, तो लोहारू जाते जाते फिर मामला ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और उसमें थोड़ा आप तो शाम का, भिवानी का, बाडड़ा का, चरखी दादरी का, लोहारू जो मैं कह रहा हूँ, और फिर उस बाउंड्री को थोड़ा और आगे खींच के ले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई जगह पे बीजेपी की, वहाँ पे कांग्रेस का माहौल है। तो ऐसे हिस्सों के अंदर, पॉकेट्स के अंदर हरियाणा में ये सारी चीज़ें हैं। तो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं, अभी चाहे 4 अक्टूबर को कोई भी परिणाम आए, लेकिन कम से कम आने वाले 5 साल उनकी इम्पोर्टेंस हरियाणा में काफ़ी रहेगी, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परिणाम जो भी आए, बट हरियाणा की राजनीति में वो बहुत रेलिवेंट रहने वाले हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे रहें या विपक्ष के तौर पे रहें। लेकिन वो एक ऐसे पॉलिटिशियन 5 साल के लिए हरियाणा के लिए होने वाले हैं कि वो क्या करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी क्या रीडिंग है? देखो, भूपेंद्र हुड्डा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो कॉन्फिडेंट है, और उसका कॉन्फिडेंस का कारण भी वही है जो भादुरगढ़ से डब वाली सेंट्रल हरियाणा, और उसमें उनका खुद का विधानसभा किलोई भी आता है, भादुरगढ़ का भी उन्हीं का प्रभाव है। उसके बाद जो आगे बेरी की जो सीट लगती है, सापला वाला जो इलाका हो गया, तो खुद उनका ही है। और उससे आगे फिर रोहतक आ गया और मैम, और फिर आप आगे जितना ही बढ़ोगे उसके इर्द गिर्द जितनी भी सीटें हैं 2-2 4-4, वो सब सीटें डबवाड़ी तक उनके प्रभाव में पहुंच गई हैं। कभी वो मतलब जैसे ही रोहतक की हद ख़त्म होती थी तो उनका भी प्रभाव क्षेत्र ख़त्म हो जाता था। जींद में उनका कोई प्रभाव नहीं था। जींद हमेशा जो डिवाइड रहा, वो बेसिकली उसका जींद का नेचर ऐसा रहा कि वो ज़्यादा लोकदलीय नेचर का था, ज़्यादातर चोटालाओं के साथ ज़्यादा रहा। एक आध बार कांग्रेसियों को भी वहाँ पे मौका मिल जाता था, एक आध बार रणदीप सुरजेवाला जीत गए, एक आध बार कोई और जीत गया, यही
चलता था। हिसार भी चौटालाओं के प्रभाव का था, सिरसा भी चौटालाओं के प्रभाव का था। लेकिन जो ये भादुगढ़ टू डब वाली रूट है, इसमें जींद जिले के जो हिस्से पड़ेंगे, हिसार और सिरसा, ये नए हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र में ऐड हुए हैं। यहाँ तक कि कैथल तक भी आप लगा लें कि वो उनके उसमें आया है। और उसका एक रीज़न ये है कि लोकसभा में जिस हिसाब से टिकट वितरण हुआ, उसमें उनके प्रभाव से जो नो टिकटें उनके कहने पे आई, तो उससे लग रहा है, टिकटार्थियों को भी लग रहा है, और इसलिए जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो भी सारी उन्हीं के पास शिफ्ट होगी। जो दूसरे कैंप हैं वहाँ पर मतलब उतनी भीड़ नहीं है। बेशक से वो भी प्रभावी नेता हूँ, वो भी सेंटर में अपनी पूरी पकड़ रखते हूँ, लेकिन आज के टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट है, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उधर ही है, और जो लोगों के जो उनका प्रभाव क्षेत्र का जो बेल्ट बड़ा है। तो ये 3 रीजन है जिससे वो थोड़ा सा उनकी रेलिवेंसी अब दिख रही है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में थोड़ी ज़्यादा है। तो जहाँ तक आपने बात बताई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंट जहाँ तक मुझे याद है आज से करीब 3-4 महीने पहले, बल्कि लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज जब उनको फुल फ्लेज्ड कांग्रेस हाईकमांड ने इशारा किया या बताया, तो उसके बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के पास 10 साल की सरकार चलाने के बाद जब उनका स्टेटमेंट सुनते तो उनके पास कोई भी एक ऐसा विकास कार्य के बारे में वो बात नहीं करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते हैं, या तो वो नेशनल मुद्दों के बारे में बात करते हैं या फिर बाबू बेटा यही गीत वो गाते रहते हैं। क्या वाकई में 10 साल हरियाणा में बीजेपी ने कुछ नहीं किया? क्या आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा? जो मुझे बीजेपी का नाम सेंट्रल हरियाणा में बैठ करके याद आता है, किसानों पर उन्होंने जिस तरह से लाठियाँ बरसाई, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ लाठी चार्ज हुआ, बहुत सारी मतलब बैड एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं। गुड एक्सपीरियंस मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। देखो, जो बीजेपी है, बीजेपी के अलग अलग किस्म के अलग अलग पॉकेट्स में काम रहे हैं। अगर आप मतलब बात करेंगे कि दक्षिण हरियाणा की, तो दक्षिण हरियाणा में आप जब जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको बहुत सारे विकास कार्य गिनवा देंगे, और उसमें और ऐसे ही हरियाणा के अलग अलग पॉकेट्स में जाएंगे तो वो बता देंगे कि हमारे रोड कभी बने नहीं थे, और उनके एरिया के साथ भेदभाव होता था और रोड बने। ऐसी चीज़ें हैं। बिना पर्ची खर्ची वाला नैरेटिव भी उनके हक में भुगतता ही है, हालांकि उसको पंचर करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, और पर्ची खर्ची मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो पर्ची और खर्ची है, ग्रुप डी की अगर बात करें तो बहुत सारी नौकरियां बिना पर्ची खर्ची मिली हैं, लेकिन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की भी नौकरी जो हैं वो बोरे भर भर के पैसे दिए गए हैं। हाँ, वो तो आप ये देखिए ना कि जब आपका जो चेयरमैन, जो आपका उसमें एक मेंबर है नागर, हाँ, तो नागर के पास 1 करोड़ से ज़्यादा कैश पकड़ा जाता है, तो वो अपने आप में ये शक के घेरे में 1 करोड़ कैश आप कैसे कमा लेंगे? आज के टाइम पे तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश किसी के पास होता भी नहीं, और वो तो शक के घेरे में है ही। तो खैर, ये एक मतलब मैं अलहदा बात बता रहा था कि हम मतलब सोचें कि बीजेपी बहुत कमज़ोर है, ये ऐसी स्थिति नहीं है। बीजेपी मुझे लगता है कि ठीक ठाक काम कर रही है, और बीजेपी का जो 5वां सर्वे जो उन्होंने आखिरी बार करवाया है, उसमें उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं है। वो उन्होंने ये आकलन लगाया कि कांग्रेस खड़ी है 42 से 46 सीटों के ऊपर, ठीक है। अगर हम थोड़ा जोर लगाएंगे तो वो 37-38 पे आ सकती है। सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस आज भी हरियाणा में खड़ी नहीं, वो पड़ी है, लोगों ने उसको उठाया हुआ है, इसलिए वो खड़ी दिखाई दे रही है। आप मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा एक भी ऐसा कांग्रेस का एमएलए गिनवाइए जिसका कनेक्ट अब लोगों के साथ हो। या तो वो आउटडेटेड हो गए हैं, लोगों से मिलना बंद कर दिया गया है, उनका एरोगेंस याद आता है। कनेक्ट जो है कांग्रेस के, वो लोगों ने उठाया, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी, उनको कोई एक चाहिए जो उनकी लड़ाई लड़ सके। कांग्रेस तो अभी भी लेटी हुई है। तो मतलब वो सर्वे उनको बहुत हिम्मत दे रहा है बीजेपी को। उस सर्वे में वो खुद अपने आप को पा रहे हैं कि हम 30 से 32 सीटों के ऊपर इस समय पे इजी पोजीशन में हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर हम थोड़ा पुश मारेंगे तो हम 37-38 पे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस को जो 43 से 40 पे खड़ी उसको थोड़ा नीचे खींचेंगे तो वो 37-38 में पहुंच जाएगी। 7-8 निर्दलीय जीत के ही आने हैं, और उनको मतलब अमित शाह की जोड़ी पे भरोसा है कि वो शायद सरकार बनवाने में मदद कर दें। तो ये स्थितियां हैं। इस करके बीजेपी को कमज़ोर समझना मेरे को तो एक तो थोड़ा सा ही लगता है कि जो मैंने आपको वो भादुगढ़ से लेकर डब्बा वाली बेल्ट बताई, सेंट्रल हरियाणा बताया,
लेकिन तो पॉकेट्स भी तो पड़ी हैं। 16 की 16 सीटें अग्रवाल की, अगर बीजेपी जीत जाए तो आपको दिक्कत। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सत्ता कम से कम उस समय जातिगत और धार्मिक भेदभाव कम से कम न करे, उससे ही एक शुरुआत पॉजिटिव की तरफ हो सकती है। फिर डेवलपमेंटल इश्यूज़ को और बेरोजगारी को और किसानों के मुद्दों पे जम के हम रिपोर्ट भी करेंगे और जम के लोग लड़ेंगे भी। क्योंकि पत्रकार जो होता है वो तो स्थायी विपक्ष होता है, सरकार किसी की भी हो, चरित्र लगभग सभी का एक होता है। लेकिन हाँ, यहाँ मनदीप भाई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि अगर गांव की पंचायत मिलकर के किसी मुख्यमंत्री के पास गई है, काम हो ना हो, कम से कम व्यवहार तो मानवीय हो सकता है। मानवीय से ऊपर नहीं मांग रहे, वो आपको लंच करवाने के लिए नहीं बोल रहे, वो आपको सोफे बिठाने, एक मानवीय व्यवहार तो कम से कम होता है। आशा है कि इस बार कुछ सुधार होगा। मनदीप भाई आपने हमें समय दिया, पूरी चर्चा डिटेल में की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, शुक्रिया सत सिंह।